नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। टॉप 5 में आज बात करेंगे देश में कोरोना का कहर किस तरह से तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया और ये कहा है कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति है। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कोरोना को लेकर ये कहा कि देश राम भरोसे चल रहा है। इस पर बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कोरोना अपडेट पर। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कितने आंकड़े सामने आए हैं, कितने मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बात करेंगे प्रदेश में 3 दिन तक सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। क्यों रहेंगे, इसका आदेश कोरोना के चलते ही दिया गया है। साथ ही आज के इस टॉप 5 में बात करेंगे गंगोत्री के विधायक के निधन की, और उसके अलावा बात करेंगे आज के इस टॉप 5 में कोरोना को लेकर क्या स्थिति देहरादून में है, कितने बेड की किस तरह से मारामारी चल रही है, और बेड बढ़ाने को लेकर सरकार ने निजी अस्पतालों से कुछ आग्रह भी किया है। लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइन। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, कहा आपातकाल जैसे हालात। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भगवान भरोसे देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में 3 दिन तक बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय, किया जाएगा सैनिटाइजेशन, खुले रहेंगे आवश्यक सेवा से जुड़े ऑफिस। उत्तराखंड में आया कोरोना संक्रमितों का एक और बड़ा आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 3,998 संक्रमित, 19 लोगों की मौत। उत्तराखंड में बेड की समस्या को लेकर सरकार ने निजी अस्पतालों से किया आग्रह, 70% बेड हों आरक्षित, होटल लेकर बनाए जाएं बेड। गंगोत्री से विधायक गोपाल रावत का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। मुख्यमंत्री समेत कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की। देश में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैला और ऐसी स्थिति इस सेकंड वेव में आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। देश में कोरोना के बीच ऑक्सीजन की किल्लत और बेड की कमी ने सरकारों की चिंता तो बढ़ाई है, लेकिन इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ सवाल जवाब भी किए हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम स्थितियों को देखते हुए, ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, बेड्स की कमी को देखते हुए और तमाम तरह की अव्यवस्थाओं को देखते हुए यह भी कहा कि देश में आपातकाल जैसे हालात भी हैं। आपको हम बता दें कि 6 हाई कोर्ट्स में जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि आखिर केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं, केंद्र सरकार की तैयारियां कोरोना को लेकर क्या कुछ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कोरोना महामारी के हालात को, इस वक्त जो हालात देश में चल रहे हैं, उसे राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति भी करार दिया। इसके अलावा कोरोना प्रबंधन से जुड़े मामलों पर खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्यों की तैयारी पर 6 हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिससे भ्रम की स्थितियां पैदा हो रही हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी और इस पूरी तैयारियां हैं, इसकी राष्ट्रीय योजना को पेश करने को कहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्र सरकार अपनी राष्ट्रीय योजना पेश करे। किन किन मामलों में, ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले में सरकार की क्या योजना है, आवश्यक दवाओं और उनकी आपूर्ति को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं, टीकाकरण की विधि, उसके तरीके को लेकर सरकार की क्या योजना है, और लॉकडाउन को लगाने की राज्यों की शक्ति को लेकर सरकार की क्या कुछ योजना है। इन तमाम बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और सरकार से जवाब मांगा है, सरकार से उनकी तैयारियों का ब्यौरा भी मांगा है। इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन को लेकर एक सुनवाई हुई। ऑक्सीजन को लेकर जो दिल्ली में और तमाम राज्यों में गंभीर स्थितियां बनी हुई हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे अगर किसी की जान जाती है तो उस पर आपराधिक कार्रवाई होगी। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के हालात बेहद खतरनाक हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में जो स्थितियां हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, केंद्र सरकार इसके लिए बिना बाधा के दिल्ली सरकार को और दिल्ली राज्य को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करवाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली ने यह भी कहा है कि सभी जानते हैं कि देश इस वक्त भगवान भरोसे चल रहा है। ये 2 टिप्पणियां दिल्ली हाईकोर्ट की जो भगवान भरोसे को देश चलाने वाली है, और केंद्र सरकार की वो टिप्पणी जिसमें उसने कहा है कि कोरोना को देखते हुए इस वक्त देश में जो स्थिति है, ऑक्सीजन की जो कमी है, बेड्स की जो कमी है, उसको देखते हुए ये राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में स्थितियां कितनी गंभीर हैं। स्वास्थ्य जो व्यवस्था देश की है वो पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है और तेजी से बढ़ते मामलों के बीच ये जो तमाम तरह की समस्याएं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः अब संज्ञान लिया है। एक पूरी योजना क्या रहेगी उसको पेश करने को कहा है। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है।
चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जो कोरोना के केस हैं वो 3,000, 3,500, 4,000 तक 5,000 तक, यहाँ तक कि कहा जाए कि आंकड़ा पहुंचने वाला है। पिछले 24 घंटों में करीब 4,000 के करीब केस सामने आए हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। उत्तराखंड में आने वाले 3 दिनों तक जो सभी सरकारी कार्यालय हैं उनको बंद रखा जाएगा। जितने भी कार्यालय हैं उनको बंद रखा जाएगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो कार्यालय हैं उनको खोलने की अनुमति होगी। ये इसलिए कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन 3 दिनों में जो सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे वहां पर पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। क्योंकि पिछले कई दिनों में जो सरकारी कार्यालय हों, चाहे वो सचिवालय हो या तमाम तरह के जो कार्यालय हैं वहां पर तेजी के साथ संक्रमण बढ़ा है, तेजी के साथ केस सामने आए हैं। 50% स्टाफ की बात भी कही गई थी, लेकिन अब फिलहाल 3 दिनों तक जो सरकारी कार्यालय रहेंगे प्रदेश के वो बंद रहेंगे। इन 3 दिनों में वहां पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ये कार्यालय बंद रहेंगे। रविवार को पूरे प्रदेश भर में एक तरीके से लॉकडाउन रहता है। देहरादून में शनिवार और रविवार का दिन रहता है, जबकि कर्फ्यू रहता है, लॉकडाउन जैसी स्थितियां रहती हैं। तो वहीं अब इसमें शुक्रवार को भी सभी जो कार्यालय हैं उनको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि जो संक्रमण इन कार्यालयों से सामने आ रहा है, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको जो खतरा है, उसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। शुक्रवार से लेकर 3 दिन तक ये सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और इन 3 दिनों में यहाँ पर पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। हालांकि इस बीच ये भी कहा गया है कि जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कार्यालय हैं वो सुचारू रूप से चलते रह सकेंगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बाकी कार्यालय हैं उनको 3 दिन तक बंद रखा जाएगा और 3 दिन तक सैनिटाइजेशन का काम वहां पर किया जाएगा। क्योंकि जो संक्रमण पिछले कुछ दिनों में फैला है, काफी तेजी के साथ फैला है। कई जो कार्यालय हैं वहां पर जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उसको देखते हुए ही ये कदम उठाया गया है और 3 दिन तक तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वो बंद रहेंगे। अब बात उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में एक बार फिर से एक बड़ा संक्रमितों का आंकड़ा सामने आया है। बीते दिन सर्वाधिक जो आंकड़ा था वो सामने आया था, करीब 5,000 तक ये आंकड़ा टच करने को था। और पिछले 24 घंटों में करीब 4,000 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 3,998 कोरोना के केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। 19 जो मरीज हैं उनकी मौत हुई है। और ये राज्यवार अगर हम राज्य में स्थिति की बात करें तो कहां से ये केस सामने आए हैं। 3,998 केस संक्रमितों के पिछले 24 घंटे में सामने आए। 19 लोगों की मौत हुई है। देहरादून जिले में जिसकी सबसे बुरी स्थिति है, तो देहरादून जिले में करीब 1564 नए मामले सामने आए, यानी कि 1,564 नए मामले सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है 1,38,010। इसके अलावा कोरोना के जो एक्टिव केस हैं, तो एक्टिव केस की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। यही वजह है कि अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू की कमी और वेंटिलेटर की कमी पूरे प्रदेश भर में भी देखने को मिल रही है। कुल संक्रमित जो एक्टिव केस हैं इस वक्त उत्तराखंड में 26,980 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और बृहस्पतिवार को जो 32,448 सैंपल हैं इनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून जिले में 1564, हरिद्वार में 666, उधम सिंह नगर में 523, नैनीताल में 434, पौड़ी में 229, टिहरी में 139, अल्मोड़ा में 112, उत्तरकाशी में 84, चमोली में 29, पिथौरागढ़ में 38, बागेश्वर में 34 केस सामने आए हैं और 19 मरीजों की मौत भी हुई है। जो मौत है उनमें एम्स ऋषिकेश में 5 मौत हुई है, दून मेडिकल कॉलेज में 4, हिमालयन हॉस्पिटल में 4, महंत इंद्रेश में 2, बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में 1, मैक्स हॉस्पिटल में 1 और हरिद्वार के अस्पताल में 1 मौत हुई है। तो अब प्रदेश में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो कुल 1,972 तक पहुंच चुका है। तो वहीं 1,744 मरीज पिछले 24 घंटे में डिस्चार्ज भी हुए हैं, यानी कि कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,06,271 पहुंच चुकी है। लेकिन हर दिन 4,000 और 5,000 मरीजों का सामने आना इस बात की चिंता भी जता रहा है कि देहरादून में जिस तरह की स्थितियां हैं, तमाम जो बेड्स हैं अस्पतालों के वो फुल हो चुके हैं, आईसीयू मिल नहीं रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी भी कई जगहों पर देखने को मिली है। तो ये चिंताएं लगातार बढ़ा रही हैं। अब बात लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच बेड्स की कमी की। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड काफी कम है। खासतौर पर अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून में लगभग जो सभी सरकारी अस्पताल हैं या फिर प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट के जो बेड हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं। बेड्स की कमी साफ तौर पर देहरादून में खासतौर पर काफी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी अब जो निजी अस्पताल हैं
उनसे आग्रह किया है, सरकार ने निजी अस्पतालों से आग्रह किया है कि बेड्स को बढ़ाने में सरकार का सहयोग करें। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अस्पतालों से यह आग्रह किया कि 70% जो बेड हैं वो कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित किए जाएं, यानी कि 70% बेडों को रिजर्व रखा जाए जो कोरोना पेशेंट है उनके लिए। इसके अलावा निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने एक समीक्षा बैठक की। बैठक में यह बताया गया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम रायपुर में 1000 बेड का ऑक्सीजन सपोर्ट वाला कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा कोरोनेशन में भी 100 बेड की क्षमता को विकसित किया जाएगा। जॉली ग्रांट अस्पताल में जो पर्याप्त बेड हैं वो उपलब्ध है। यहाँ पर 150 बेड हैं और इनको बढ़ाया जाएगा, 150 बेड को और बढ़ाया जाएगा। एम्स ऋषिकेश में 400 बेड एक्टिवेट हो चुके हैं। महंत इंद्रेश अस्पताल में 80 आईसीयू बेड हैं। राज्य सरकार इन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा कैंट बोर्ड चिकित्सालय में 150 बेड कोविड के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो जो बेड्स की कमी है प्रदेश में, खासतौर पर देहरादून में, तो उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। इसमें निजी अस्पतालों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि निजी अस्पतालों से एक होटल लेकर के बेड की संख्या को बढ़ाने का आग्रह भी सरकार की तरफ से किया गया है। शुक्रवार से कोरोनेशन अस्पताल में जो कोरोना के मरीज हैं इनके लिए 30 ऑक्सीजन के बेड वो शुरू हो जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर इनकी संख्या को 100 करने की प्लानिंग की जा रही है। कैंट बोर्ड में भी 150 कोविड केयर बेड रिजर्व किए गए हैं। जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी बृहस्पतिवार को प्रभारी सचिव की डॉक्टर पंकज कुमार पांडे की, तो उन्होंने बताया था कि 2 दिन से कोरोना संक्रमितों के जो मामले वो काफी तेजी के साथ सामने हैं। देहरादून में 99% आईसीयू बेड फुल हैं और प्रभारी स्वास्थ्य सचिव ने यह कहा था कि देहरादून में जो 99% बेड हैं वो लगभग फुल हो चुके हैं। ऐसे में जो अब प्राइवेट अस्पताल हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। एक जो होटल हैं वो लेकर के वो बेड को बढ़ाने की कोशिश अब प्रदेश में की जा रही है। तो बहरहाल बेड्स की कमी साफ तौर पर दिख रही है। कई सारे ऐसे मरीज हैं जिनको बेड्स नहीं मिल पाए और वो घर पर ही आइसोलेट हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सीजन को लेकर भी कई जगहों पर लोगों में चिंता देखने को मिली। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि बेड्स की संख्या लगातार बढ़ाई जाए, क्योंकि हर दिन 4000-5000 जो केस सामने आ रहे हैं इनको देखते हुए बेड्स काफी आवश्यक हैं। मरीजों को पर्याप्त मात्रा में बेड मिल पाए, ऑक्सीजन मिल पाए और आईसीयू सपोर्ट मिल पाए, ये कोशिश लगातार की जा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गंगोत्री विधायक गोपाल रावत की। गंगोत्री से विधायक गोपाल रावत का निधन हो चुका है। गोपाल सिंह रावत काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे, कैंसर से वो पीड़ित थे और विधायक गोपाल रावत का बृहस्पतिवार को देहरादून में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। दिसंबर से बताया जा रहा है कि उनका उपचार जो है वो किया जा रहा था, उनका उपचार चल रहा था। उनके पार्थिव शरीर को उत्तरकाशी ले जाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा केदार घाट पर। तो गोपाल सिंह रावत का जन्म 24 फरवरी 1959 को हुआ था। 1984 में उन्होंने पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में छात्र संघ के अध्यक्ष बन करके अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा वो ब्लॉक प्रमुख भी रहे 1996 में। 2002 तक वो ब्लॉक प्रमुख रहे। 2005 में बीजेपी से जुड़े। 2007 में गंगोत्री विधायक वो रहे। 2012 के चुनाव में हार गए। उसके बाद 2017 के चुनाव में एक बार फिर से उन्होंने जीत हासिल की थी। और ये बताया जा रहा है कि उन्हें नसों से संबंधित दिक्कत थी, उन्हें कैंसर था, काफी लंबे समय से उनका उपचार किया जा रहा था। और इसी बीच बृहस्पतिवार को एक खबर सामने आती है कि गोपाल रावत गंगोत्री के विधायक उनका निधन हो चुका है। तो काफी लंबे समय से वो बीमार थे। उनके निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कैबिनेट मंत्रियों ने और तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं या फिर सामाजिक हस्तियां हैं उन्होंने उनके निधन पर शोक जताया है। काफी लोगों ने उनके क्षेत्र में उनके निधन के बाद शोक की लहर भी है। गंगोत्री के विधायक थे गोपाल रावत, जिनका निधन हो चुका है और उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट पर किया जाएगा। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना फीडबैक दीजिए, अपना कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए संवाद 365 के साथ। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।